तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 किया था। इस वीडियो में हम करने वाले चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो बेसिकली जो है चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो राज्यों के राजा होते थे, यानी कि स्टेट के जो मेन लीडर या राजा शासक होते थे, वो उनके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे जो गणराज्य थे वो क्या थे, गणराज्य क्या होते थे, है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा जो है वो रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि जो राजा थे वो क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाया करते थे, और इससे उनकी प्रतिष्ठा, जो उनकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती थी। इसके बाद देखते हैं शासकों के बारे में कि शासक जो थे 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। आई थिंक ये इसी का था। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे शासक के बारे में। तो 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आया, जिसके भी हमने देखा। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके जो है राजा जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट पाते थे, प्रतिष्ठा पाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जो है जन के राजा ना होकर जो है इनकी लोगों के राजा ना होकर जो है जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। यहाँ की जहाँ जनपद का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग बस जाते हैं, यानी कि लोगों के बसने की जगह को ही जनपद कहते हैं। और जनपद का एक राजा अब होता है। पहले क्या होता था कि सभी लोगों का राजा एक होता था, और अब जनपद में जो है डिवाइड हो गया था देश, जिसके बाद जो है एक जनपद का एक राजा बनने लग गया। और जनपद का मतलब क्या होता है, लोगों के बसने की जगह, है ना, जन के बसने की जगह। तो जो राजा थे वो यज्ञ करवाते थे, जिसमें अश्वमेध जो यज्ञ था वो सबसे प्रसिद्ध था। तो देखते हैं अश्वमेध यज्ञ इतना प्रसिद्ध क्यों था। इस यज्ञ में रथ जो था वो इस यज्ञ में जो है एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में जो है स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाले राजा अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। तो जो अश्वमेध होता था उसमें क्या होता था कि ये घोड़ा होता, उस घोड़े को राजा के आसपास छोड़ दिया जाता था कि वो जो है राजा की देखरेख करेगा। और उस घोड़े को जिसने भी रोकने की कोशिश करी तो अगर किसी भी राजा ने उसको रोका तो या फिर तो उसको युद्ध करना पड़ेगा, जिस राजा का वो घोड़ा है उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, या फिर जो है अपनी पराजय स्वीकार करनी। तो फिर जो जिसका ये घोड़ा होता था, जिस राजा का, वो अधिक शक्तिशाली माना जाता था अगर उसका कोई नहीं रोकता था तो उस घोड़े को। यह पुरोहितों द्वारा संपन्न होता था, मतलब ये जो यज्ञ था ये ब्राह्मण करवाते थे, और इसमें बहुत सारे राजा आया करते थे। जब तक ये यज्ञ चलता था तब तक ये जो घोड़ा था वो राजा के आसपास घूमता था, और अगर यदि इसको घोड़े को कोई रोकता था तो फिर उस राजा को जो है युद्ध करना पड़ता था, जिसने जो है घोड़े को रोका, है ना। तो आगे देखते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या थे? तो उत्तर वैदिक ग्रंथ जो थे वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ जो हैं बाद में रचे गए थे, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद, है ना। तो वैदिक काल में दो तरीके के काल आते हैं। वैदिक काल में सबसे पहला आता है आपका ऋग वैदिक काल, और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे जो है उत्तर वैदिक काल की बात की गई, जिसमें जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें जो है मुख्य रूप से 4 ग्रंथ ये वाले जो है उनकी रचना की गई थी, जिसमें है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद, है ना। तो वर्ण के बारे में देखते हैं। वर्ण क्या होते हैं? पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। जो वर्ण था, वर्ण के आधार पर जो है लोगों को डिवाइड किया गया था। जो वर्ण था वो कौन डिसाइड करता था? ब्राह्मण। पुरोहित कौन होते थे? ब्राह्मण ही होते थे। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसे हम वर्ण बोलते हैं। उन चारों को, यानी कि 4 वर्ण थे हमारे। तो 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे? वेदों का अध्ययन करते थे, है ना, और यज्ञ करवाते थे। क्षत्रिय कौन थे? जो कि युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे।
वैश्य जो थे वो कृषि करते थे, पशुपालक हुआ करते थे और व्यापारी हुआ करते थे। और शूद्र जो थे सबसे निचले स्तर पर थे, उनको जो है कम माना जाता था, उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती थी। तीनों वर्णों की जो है उनको सेवा करनी पड़ती थी और कोई कोई तो मतलब इनको छूने से भी डरता था। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनपद। अभी हमने देखा था जनपद क्या होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों के बसने की जगह, यानी कि जन के बसने की जगह, है ना। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन का राजा ना होगा जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। यानी कि जो पहले टाइम पर क्या होता था कि जो लोग बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, मतलब जो जिसने साम्राज्य को जीत लिया और फिर वो यज्ञ करवा के शासन करने लग जाता था पूरे जो है साम्राज्य में। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जो है जो साम्राज्य को जनपदों में डिवाइड कर दिया गया था और हर जनपद का एक राजा होता था, है ना। उसके बाद जो है इन लोगों में जो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे, चावल गेहूँ धान दाल तिल सरसों उगाते थे कुछ जनपद। इसमें बताया गया कि इन जनपदों में जो रहने वाले लोग थे वो क्या काम करते थे, क्या खाते थे, है ना, वैसे बताया गया है। तो अब हम देखते हैं मेन जनपद कौन कौन से थे। तो जनपद थे हमारे दिल्ली, जिसमें जो है तो हमारे जो मेन जनपद थे वो थे पुराना किला यानी कि पुरानी दिल्ली, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। तो ये मेन जो थे जनपद थे। और यहाँ पे बताया गया इनकी लोकेशन कि अब ये कहाँ लोकेटेड हैं। तो पुराना किला इनकी पुरानी दिल्ली जो है वो दिल्ली में ही लोकेटेड है। और हस्तिनापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और अतरंज खेड़ा जो है एटा में स्थित है। अब हमने देखा कि जनपद क्या होता है। अब हम देखेंगे महाजनपद क्या आते हैं ना। तो जनपद तो बहुत सारे थे, लेकिन जो उसमें सबसे पावरफुल हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, महाजनपद। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में जो है किलेबंद की गई थी, है ना। और अर्थात इनके चारों ओर जो है विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर दी गई थी और समृद्धि और शक्ति का ये प्रदर्शन करती थी। इस तरह से क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी एक सरल हो गया था। मतलब अभी हमने देखा कि जनपद तो बहुत सारे थे, जो उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था महाजनपद। महाजनपद ज़्यादा नहीं थे, वो 4-5 थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। उनकी अपनी राजधानियाँ हुआ करती थी और जो है उनकी राजधानियों को पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया था। बाउंड्री बनाई गई थी, इसे घेरा गया था बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर, है ना। फिर देखेंगे टैक्स के बारे में, यानी कि कर के बारे में। महाजनपद जो थे वो राजा जो कर थे वो कौन लेता था, महाजनपद के राजा लिया करते थे, जो कि विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसीलिए अब नियमित रूप से जो है कर वसूलने लगे थे, क्योंकि वो महाजनपद के जो राजा थे वो इसलिए टैक्स वसूलते थे क्योंकि वो साम्राज्य को सुरक्षित करने का काम करते थे और वो राजा भी थे। अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय फसल उगाने का जो है उपज का 1/6 हिस्सा कर लेते थे। यानी कि महाजनपदों के जो राजा थे वो कितना टैक्स लेते थे कृषकों से, 6 पार्ट में से 6, अगर उनका जो है 6 में से 1 पार्ट जो है वो उनसे कर लेते थे। तो कर तो लेते थे। अब हम देखते हैं किस किस रूपों में लोग कर देते थे। तो अधिकांश लोग तो कृषक थे जो कि अपनी फसल का जो है 6 में से 1 हिस्सा जो है अपना फसल का हिस्सा दे दिया करते थे, किसको, राजा को दे दिया करते थे, महाजनपद के, है ना। और जो कारीगर थे वो क्या करते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। श्रमिकों को राजा के लिए जो है महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। और जो पशुपालक हुआ करते थे वो जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक यानी कि जो जंगलों से सामान इकट्ठा कर करके अपना जीवन यापन करते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था। उनको जो जंगलों से चीज़ें इकट्ठा करते थे उनमें से कुछ वस्तुएं जो है राजा को देनी पड़ती थी महाजनपद के। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है कृषि में कुछ परिवर्तन हुए। इस युग में जो कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे और जिससे अब कठोर ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे कि अब पहले की तुलना में अधिक पौधे जो है जीवित रहने लगे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। जिससे हम ये क्या दिया गया, सूक्ष्म निरीक्षण। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। तो कृषि में 2 चेंजेस हुए। क्या हुए कि पहले जो है लोग हल के जो है फाल जो है
हल यानी कि हल के जो फाल थे वो पहले लकड़ी के हुआ करते थे, और लकड़ी वाले से ही लोग जो है ज़मीन को जोता करते हैं, यानी कि ज़मीन को खना करते थे, है ना। ज़मीन का खनन किया जाता था ताकि इसमें कृषि की जा सके। अब वो लोहे की बनने लगी थी, है ना। तो जो अब लोहे हल के फाल थे वो लोहे के बनने लगे, जिससे ज़मीन को आसानी से जो है जोता जा सकता था, और इससे उपज भी जो है अच्छी होती थी। और जो है लोगों ने धान के पौधों को रोपना शुरू कर दिया था, जिससे जो है पहले की तुलना में अधिक पौधे जीवित रह जाते थे और पैदावार भी अच्छी होने लगी। फिर हम देखते हैं मगध के बारे में। अभी हमने देखा था महाजनपद के बारे में, तो अभी हम 2 मेन जो महाजनपद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक था मगध। तो मगध के बारे में देखते हैं। तो लगभग जो है 200 साल के भीतर जो है मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, इनकी महाजनपद बन गया। गंगा और सोने जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। गंगा और जो है सोन नदियाँ जो हैं उसकी सहायक नदियाँ जो है मगध से होकर बहती थी, और मगध इन नदियों के तट पर जो है गंगा का शहर बसा हुआ था। मगध का जो है शहर बसा हुआ। मगध का एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इनको प्रशिक्षित किया जाता था, और जो है उन्हें सेना में जो है शामिल करके जो है युद्ध में उन्हें लगाया जाता था, यानी कि हाथियों द्वारा भी युद्ध होते थे। फिर है बिम्बिसार, जो है मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो जो है मगध का जो है मगध पर जो सबसे पहले शासन करना आरंभ किया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सबसे पहले, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और उन्होंने मगध पर भी शासन किया था। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए वो कौन थे? बिम्बिसार हुए, जो कि मगध के सबसे शक्तिशाली शासकों माने जाते हैं। और अजातशत्रु जो है राजगृह में स्तूप निर्माण का उसने कार्य करवाया था। अजातशत्रु कौन था? जो अजातशत्रु जो था वो अशोक का ही पुत्र था, जिसने जो है राजगृह में, यानी कि मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, जिसमें उसने जो है स्तूप का निर्माण करवाया। स्तूप क्या होते थे? स्तूप में जो है उसमें बुद्ध भगवान के बारे में आपने सुना होगा, उनके जो अवशेष हैं वो रखे जाते थे, है ना। महापद्मनंद कौन थे? ये एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का जो क्षेत्र था उस महाद्वीप के ऊपर जो है पश्चिम भाग तक फैला लिया था। इनका जो मतलब नियंत्रण कहाँ था? पश्चिमी भाग तक इनका जो है नियंत्रण का क्षेत्र था। बिहार में राजगृह यानी कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, और बाद में जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। महापद्मनंद जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, है ना, उनका जो क्षेत्र था उन्होंने काफ़ी विस्तृत किया हुआ था, जो कि पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। फिर यहाँ पे बिहार के बारे में दिया हुआ है कि बिहार की राजधानी जो है बिहार में जो राजगृह है, जिसे हम आधुनिक राजगीर बोलते हैं, कई सालों तक जो है मगध की राजधानी बनी रही। यानी कि जो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह ही हुआ करती थी, जो कि आज बिहार में स्थित है, और इसका आज आधुनिक नाम क्या है? राजगीर है। तो इसकी पुराना नाम क्या था? राजगृह हुआ करता था, और बाद में जो है इसकी राजधानी चेंज करके जो है मगध की राजधानी राजगृह से चेंज करके जो है पाटलिपुत्र कर दिया गया, जो कि आज जो है पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो जो मगध था, अभी हमने मगध के बारे में देखा, तो यहाँ पे हमने देखा मगध के बारे में। इसमें जो मगध की राजधानी क्या थी? सबसे पहले राजगृह थी, जिसे आज क्या बोला जाता है? पुराने टाइम में तो राजगृह बोला जाता था, और आज के टाइम में बोला जाता है राजगीर, है ना। फिर राजगृह से उसकी मगध की राजधानी चेंज करके जो है पाटलिपुत्र बना दिया गया, जिससे आज हम पटना कहते हैं। फिर नेक्स्ट महाजनपद कौन सा है हमारा मगध के बाद? अभी हमने मगध महाजनपद के बारे में देखा, अब हम देखेंगे वज्जी महाजनपद के बारे में। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी वैशाली। यह मगध के समीप ही स्थित था। यहाँ शासन व्यवस्था जो है गण और संघ पर आधारित थी। इन गण संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। वे सभी राजा होते थे। 2300 साल पहले जो है मिसिडोनिया का राजा जो है सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। यानी कि 2300 साल पहले जो है मिसिडोनिया, जो कि एक
कंट्री है उसका जो राजा है सिकंदर, वो क्या करना चाहता था, पूरी दुनिया पर जो है राज करना चाहता था, विश्व पर राज करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, यानी कि उसने मिस्र और पश्चिम के जो कुछ एशिया के कुछ बड़े बड़े देश और राज्य हैं उनको उसने जीत लिया था, और अब वह भारतीय उपमहाद्वीप में भी आ चुका था और व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब तक उसने मगध की और उसने भारत के कई इलाकों पर जो है कब्जा कर लिया, और जब वो मगध की ओर बढ़ा तब उसके जो सिपाहियों ने इनकार कर दिया था सिकंदर के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसके पीछे कई कारण थे कि उन्होंने मना कर दिया। हो सकता है वो डर गए हो या फिर वो थक चुके हो इतना युद्ध कर करके। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास जो है पैदल रथ हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, तो इसलिए जो सिकंदर के सिपाही हैं उन्होंने जो है मगध से युद्ध करना के लिए जो है मना कर दिया, क्योंकि उनकी मगध की जो सैनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी जो है शक्तिशाली थी, जिससे जो है सिकंदर के सैनिक डर गए और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, इस चैप्टर में हमने देखा कि पुराने टाइम पे जो राजा कैसे शासन करते थे और जो गणराज्य क्या हुआ करते थे ना, तो हमने देखा कि शासक जो थे वो यज्ञ वगैरह करवाते थे, और जिसमें जो है अश्वमेध यज्ञ जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है हमने ये देखा। फिर हमने देखा उत्तर वैदिक ग्रंथ जो कि उत्तर वैदिक काल में जो है लिखे गए थे, तो जिसमें जो है कई ग्रंथ है जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद हैं। फिर हमने देखा वर्ण के बारे में, वर्ण व्यवस्था क्या थी जो कि ब्राह्मणों ने बनाई थी, यानी कि जिसकी रचना ब्राह्मणों ने की थी। इन्होंने जो है सभी लोगों को 4 पार्ट्स में यानी 4 भागों में डिवाइड कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि ये काम करते थे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो है हम देखते हैं जनपद के बारे में। जनपद क्या हुआ, पहले जो है राजा जो है एक ही राजा हुआ करता था और वो पूरे साम्राज्य पर शासन करता था, लेकिन बाद में जो है एक साम्राज्य में कई राजा, 2-3 राजा बनने लग गए थे। साम्राज्यों को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था, और हर एक पार्ट का जो एक राजा था जो कि जनपद पर शासन करता था। यानी कि अगर हमने एक साम्राज्य को कई भागों में बांट दिया है, मान लो हमने 6 भागों में बांट दिया, तो वहाँ पे कितने जनपद होंगे, 6 जनपद होंगे, और 6 के 6 जनपदों के अलग अलग राजा होंगे, और है ना। और जो महाजनपद हुआ करते थे, जनपद अभी हमने देखा जनपद, है ना, तो जनपद तो बहुत सारे हो गए ऐसे, और जो सबसे पावरफुल हुआ करते थे उन्हें हम महाजनपद कहते हैं। तो महाजनपद क्या हुआ करते थे, उनकी अपनी राजधानियाँ हुआ करती थी और उनकी अपनी बाउंड्रीज हुआ करती, जिन्हें वो बड़ी बड़ी दीवारों से जो है सुरक्षित रखा करते थे। फिर हमने देखा टैक्स के बारे में कि टैक्स जो है कैसे वसूले जाते थे। तो अधिकांश लोग तो वो क्या थे, कृषक थे। तो जो महाजनपदों के राजा हुआ करते थे वो टैक्स वसूलते थे। तो जो कृषक लोग थे वो ज़्यादातर जो है उस टाइम पर ज़्यादा पॉपुलेशन क्या काम करती थी, कृषि करती थी, और उनसे टैक्स वसूला जाता था। कैसे वसूला जाता था कि उनकी जो जितनी भी फसल है उसका 6 में से 1 हिस्सा जो है राजा ले लिया करता था टैक्स के रूप में। फिर कारीगर भी टैक्स दिया करते थे, पशुपालक भी टैक्स दिया करते थे, व्यापारी और आखेटक यानी कि जो कि जंगलों से चीज़ें इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, आखेटक वही हुआ करते थे, वो भी टैक्स दिया करते थे। तो उनको किस किस रूपों में टैक्स देना पड़ता था वो यहाँ पे दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा कृषि में परिवर्तन हुए, उसके बारे में हमने देखा कि कृषि में 2 बड़े चेंजेस क्या हुआ कि पहले जो है जो हमारे हल हुआ करते थे वो उनके जो फाल थे वो लकड़ी के बने थे, बाद में लोहे का जो है प्रचलन आ गया। तो जो है लोहे से जो है खेतों को जोतना आसान हो गया, और इससे जो है कृषि भी जो है अच्छी फसल होती थी, और इससे जो धान के पौधे हैं वो ज़्यादा टाइम तक जो है जीवित रहते थे, और इससे जो है अच्छी पैदावार भी होती थी। फिर हमने देखा महाजनपद हमने पढ़ा था अभी कि महाजनपद क्या होते हैं। फिर हमने यहाँ पे 2 महाजनपदों के बारे में देखा कि 2 मेन महाजनपद, जिसमें मगध के बारे में बताया गया है कि मगध की क्या विशेषताएँ थी, वो इतना पावरफुल क्यों था। और फिर हमने देखा वज्जी के बारे में, है ना, कि वज्जी भी महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी, यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था कैसे चलती थी। तो यहाँ पे शासन व्यवस्था गण और संघ में विभाजित थी। फिर हमने देखा कि सिकंदर के बारे में, जो कि पूरी दुनिया पर जो है विजय प्राप्त करके जो शासन करना चाहता था, जो कि कहाँ का राजा था, जो कि मैसिडोनिया का राजा था, और वो पूरी दुनिया पर जो है राज करना चाहता था। उसने कई देशों पर जो है कब्जा कर लिया, और जब वो भारत में आया तो उसने भारत के भी कई हिस्सों में जो है अपना कब्जा कर लिया। और जब वो मगध की तरफ आया तो उसकी सेना ने जो है लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मगध की सेना को देखकर डर गए थे।
क्योंकि मगध की जो सेना थी वो काफ़ी पावरफुल थी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।